और न्यूज एट 5 में बड़ी खबर को शामिल कर लेते हैं जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश में जबलपुर के अस्पताल में आतिशज़दगी का मामला सामने आया है। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में आग लगने से अफरा तफरी का आलम है। आतिशज़दगी में 10 लोगों की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर, मोर्टालिटी रेट लोगों की 10 बताई जा रही है। ग्राउंड फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। अब तक आग की वजूहात का पता नहीं चल पाया था, लेकिन अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि ये आग इस अस्पताल में कैसे लगी। बताया जा रहा है कि ग्राउंड फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट हुई, फिर उसके बाद आग फैलती गई। महलूकीन के वरसा को 5 लाख एक्सग्रेशिया का ऐलान भी सरकार की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अस्पताल की। किस तरह से जो बोर्ड है वो भी धूमिल नजर आ रहा है, बोर्ड भी नजर नहीं आ रहा है। अभी तक काले धुएं उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अस्पताल जबलपुर का है। जबलपुर के अस्पताल में आतिशज़दगी हुई है। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी इस अस्पताल का नाम है। आग लगने से अफरा तफरी का आलम है। फायर ब्रिगेड अमला आग पर काबू पाने में जद्दोजहद करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी बिल्डिंग से, अस्पताल की बिल्डिंग से काले धुएं उठते हुए नजर आ रहे हैं। 10 अमवात अब तक हुई हैं। कहा यह जा रहा है कि ये आंकड़ा मजीद बढ़ सकता है। जाहिर सी बात है, अस्पताल में कई मरीज जेरे इलाज होते हैं। ऐसे में शॉर्ट सर्किट से जब ये आग नमूदार हुई तो धीरे धीरे इस आग ने दूसरे फ्लोर को भी चपेट में लिया होगा। आइए आपको दिखाते हैं कुछ रद्द अमल। तो जैसा अभी प्रथम दृष्टया बताया कि सबको इवैक्यूएट कर लिया, ऐसा अभी कहना है। अभी इसको वेरीफाई करना है। हमारे थाना प्रभारी स्वयं ये बता रहे हैं कि ऊपर अभी इनको कोई नहीं दिखे हैं, बस लिफ्ट अभी चेक करना है। 60 डेड बॉडीज तो आ गई थी, देखा हमने सामने से। और लोगों की संभावना है या अभी और लोगों की संभावना अभी हो सकती है। अभी बताना कुछ नहीं गलत होगा, कुछ क्लियर कट बोलना, क्योंकि अंदर सफोकेशन बहुत है। अनिल सर आप आए, आप व्यक्तिगत रूप से ऊपर भी गए थे, आप लगातार लगे हैं। क्या माहौल सर आपने देखा ऊपर का? पूरी बिल्डिंग जली हुई है, आग जानी काफी भीषण तरीके से घटित हुई है, कैजुअलिटी बड़ी है। देखिए, अभी प्राथमिक जो सूचना मिली, हमारे पास इमरजेंसी की सूचना मिली है। ये तो रिकॉर्ड और बात चेक करने वाली बात है। प्राथमिक ड्यूटी की हमारे पास जितने मरीज यहाँ पर हैं और जो स्टाफ है उनको सेफ रेस्क्यू कर पाए, दिस इज अवर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, ये न्यू लाइफ हॉस्पिटल है, एक गोपालपुर का है, चंडाल बाटा के पास में है। प्राइवेट हॉस्पिटल है। मतलब जैसे 1.5 घंटे पहले ना इसका आग घटना हुई है। इमीडिएटली हम लोगों ने नगर निगम और उनके ना मेडिकल हेल्थ का टीम है उसको रवाना किया है। और भी इन्हें रेस्क्यू ऑपरेशंस और भी जारी है। लिफ्ट को एक बार ना चेक करना पड़ रहा है। लिफ्ट का हम लोग ना चेकिंग करा रहे हैं। इसको हम लोग ना चेक करके फिर आपको अपडेट करेंगे। नहीं, वो डेफिनेटली मतलब हम गवर्नमेंट से हम लोग ना अपडेट भी किए हैं। मतलब जैसे मतलब ना जानकारी आ जाएगा तो हम आपको अपडेट करते हैं। डेफिनेटली इसको दिया जाएगा। आप मजीद तफसीलात हासिल कर रहे थे, लेकिन आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी देख पा रहे हैं किस तरह से ये अस्पताल धुएं की जद में है और किस तरह से आग लगी हुई है। हालांकि अभी हालात थोड़े बेहतर हुए होंगे क्योंकि जद्दोजहद लगातार फायर ब्रिगेड अमला कर रहा होगा। पवन पटेल हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जबलपुर से जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पवन, अब तक 10 अमवात की बात सामने आई है। कहा जा रहा है कि ये आंकड़ा बढ़ सकता है। आग की वजूहात का भी पता लग चुका है कि फर्स्ट फ्लोर पर यानी ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी थी जो कि धीरे धीरे फैलती हुई गई। क्या अभी फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया है, बताइएगा। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जब आग लगी तो उस वक्त अस्पताल में कितने मरीज मौजूद थे। पवन, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? जी सना, बिल्कुल। जबलपुर के तो न्यू लाइफ मेडिसिटी हॉस्पिटल है, उसमें तकरीबन 3 फ्लोर का ये हॉस्पिटल है, जिसमें दोपहर लगभग 3 बजे का समय बताया जा रहा है जब हॉस्पिटल के बाहर लगा हुआ जनरेटर, उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और उससे आग लगी। आग लगने के बाद जनरेटर से आग जो सामने मेडिकल स्टोर बना हुआ है वहां पहुंची और उसके बाद फिर धीरे धीरे आग ने पूरे हॉस्पिटल को अपनी चपेट में ले लिया। उस समय हॉस्पिटल में तकरीबन 1 दर्जन मरीज, लगभग 12 मरीज बताया जा रहा है कि भर्ती थे और साथ ही साथ हॉस्पिटल में करीब 50 स्टाफ जो है वो भी मौजूद रहा। आग लगने के तत्काल बाद जो कर्मचारी थे उन्होंने आग पर काबू पाने के लिए जो मौजूदा संसाधन थे, पानी और फायर एक्सटिंग्विशर, उससे प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें धीरे धीरे तेजी से बढ़ रही थी और पूरे हॉस्पिटल को चपेट में ले लिया। हॉस्पिटल में धुआं भरने की वजह से जो है मरीज और स्टाफ
बाहर नहीं निकल पाया। दूसरी खामी जो हॉस्पिटल में देखने में सामने आई है कि एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट था, जबकि नियम के मुताबिक एंट्री और एग्जिट पॉइंट कम से कम 2 होने चाहिए, की भी कमी देखी गई। अब चूंकि घटना होने के बाद में प्रशासन के तमाम अधिकारी, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, एसपी, कलेक्टर, सीएमएचओ और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, विभाग हैं, वो भी मौके पर पहुंचे हैं और घटना की जांच शुरू की है। अभी तक 5 मरीजों की मौत की जानकारी सामने आ रही है, जबकि 3 मरीजों की और जो हालत है वो गंभीर है, जिन्हें एक अन्य निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पवन पटेल, इस हवाले से अपडेट फराहम करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि महाराष्ट्र से है। पात्राचाल जमीन बदनवानी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हिरासत में लिए गए शिवसेना लीडर संजय राउत को कोर्ट ने 4 अगस्त तक ईडी की तहवील में दे दिया है। माफ कीजिएगा, इन्हें रात 12 बजे ही इनकी गिरफ्तारी दिखा दी गई थी। ईडी ने संजय राउत की 8 दिन की तहवील मांगी थी। ईडी ने बीती रात मुंबई में संजय राउत की रिहाइशगाह पर छापा मारा। अली सुबह ही छापा ये मारा था, फिर उसके बाद काफी देर तक ये छापा चलता रहा और रात के 12 बजे तक इनकी गिरफ्तारी दिखाई गई और तकरीबन 9 घंटे की पूछताछ हुई, जिसके बाद शिवसेना लीडर को हिरासत में लिया गया। आज संजय राउत की जानिब से अशोक मुंदरगी और ईडी की जानिब से हितेन वेनेगावकर ने अदालत में बहस की। ईडी के वकील ने अदालत में दलील दी कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के साबिक डायरेक्टर प्रवीण रावत ने एक पैसे की भी सरमायाकारी नहीं की है, बावजूद इन्हें 112 करोड़ रुपए मिले। तहकीकात से ये पता चलता है कि संजय और वर्षा राउत के अकाउंट्स में 1 करोड़ 60 लाख रुपए मुंतकिल किए गए थे। इन्होंने मजीद कहा कि संजय राउत को 4 बार तलब किया गया था, लेकिन वो सिर्फ 1 बार एजेंसी के सामने पेश हुए। इस दौरान संजय राउत ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और गवाहों को धमकाने की कोशिश की है। तो आज ये कोर्ट में तमाम बातें कही। मजीद तफसील से इन तमाम बातों को समझने की कोशिश करेंगे ताकि नाजरीन को भी इस हवाले से इत्तला दे सके। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी जुड़ रहे हैं, जिनका हम रुख करेंगे। वसीम, आपको आवाज मेरी मिल पा रही होगी, तो सबसे पहले ये बताइएगा क्योंकि 4 अगस्त तक ईडी की तहवील में अब संजय राउत को दे दिया गया है। आज जब कोर्ट में उनकी पेशी हुई तो उस वक्त क्या क्या बातें सामने दोनों तरफ से, दोनों फरीकीन की तरफ से रखी गई, तफसील के साथ? देखिए, जिस तरह से संजय राउत को लेकर सभी की निगाहें लगी थी, एक दिन पहले जिस तरह से 16 घंटे उनकी जांच की गई, इसके बाद उन्हें अपनी गिरफ्त में लिया ईडी ने। उसके बाद आज सुबह जब मेडिकल के बाद आफ्टर लंच उन्हें कोर्ट के स्पेशल कोर्ट पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट में लाया गया, कोर्ट नंबर 16 में, जहां पे जज देशपांडे थे। और जिस तरह से दोनों ही वकील, जैसे ईडी के जो वकील थे हितेन वेनगावकर, उन्होंने बाकायदा इस बात का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह से यहाँ पे पूरे मामले में जल्दबाजी ना करते हुए इनको कस्टडी दी जाए ईडी की। इसकी एक वजह यह है कि बहुत ही बड़ा मामला है और जिस तरह से देखा गया है कि पैसों का लेन देन साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। प्रवीण राउत जो बिना कुछ इन्वेस्ट किए 112 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में आ जाते हैं। इसके बाद बेनिफिशियरी के तौर पर संजय राउत के अकाउंट में 1 करोड़ 6 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये उनकी पत्नी वर्षा राउत के भी अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसी पैसे से बाकायदा उन्होंने ज़मीन खरीदी है। ये भी अलीबाग में इस तरह की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही सपना पाटंकर, जिससे लेकर अभी कुछ दिनों से लगातार विवादित बयानबाजी दोनों ही तरफ से चली थी, उनके नाम भी, उनके पति के नाम पे प्रॉपर्टी ली गई थी। एक प्रॉपर्टी उस तरह की भी सामने रखी गई है। और जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा था कि ये जो पूरा मामला है, इस दौरान हमने सम्मन भेजे हैं 4 बार, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं संजय राउत ने अनदेखी की है इस सम्मन को और वो ईडी के सामने नहीं पेश हुए। तो इस वजह से भी हमें कई बार बुलाया गया, अपनी बातें नहीं रखना चाहते, वो कहीं भी इस पूरे मामले में अपना हमारा सहयोग नहीं कर रहे। इस तरह की बातें सामने कोर्ट की तरफ रखी गई और बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें कस्टडी दी जाए। 8 दिन की कस्टडी मांगी गई थी, लेकिन जज ने साफ तौर पे इस मामले में कहा कि फ़िलहाल तो इस पूरे मामले में 3 दिन की कस्टडी दी जाती है और 4 अगस्त को एक बार फिर संजय राउत को कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन उसी दौरान जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, उसके बाद जो उनके वकील हैं अशोक, उन्होंने बाकायदा इस मामले को कहीं ना कहीं राजनीतिक बताया और ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से उनके जो ये है क्लाइंट है, उन्हें बाकायदा परेशान किया गया है। रविवार का दिन था, सुबह 7 बजे बिना किसी नोटिस के से वहाँ पहुँच जाते हैं, पूछताछ की जाती है और उसके बाद वहाँ लेके ईडी कार्यालय लाया जाता है और वहाँ पे उनको हिरासत दिखाई दी जाती है। तो एक पूरी राजनीति का पार्ट है और साथ ही ये बीमार हैं, इनको तकलीफ है, कई हार्ट के भी प्रॉब्लम्स है। ऐसे वक्त में इन्हें रियायत दी जाए और इससे वेल गारंटेड किया जाए, लेकिन उन्हें
कोर्ट से राहत नहीं मिली, लेकिन उनके भाई जब प्रवीण राउत सुनील राउत है, उन्होंने जब कोर्ट से बाहर निकले उस दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र करते ज़रूर इस बात को माना कि कोर्ट ने उन्हें 3 दिन की हिरासत में भेजा है, लेकिन अगली बार जब सुनवाई होगी उस वक्त संजय राउत को बेल मिल जाएगी। एक उम्मीद के साथ सुनील राउत कोर्ट से निकले और अपने घर के लिए रवाना हुए। और संजय राउत की बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, आपने तो अपने आंखों देखा होगा, संजय राउत जब कोर्ट में ले जाए जा रहे थे, जब कोर्ट पेशी के बाद जब वो बाहर निकल रहे थे, तो बॉडी लैंग्वेज जो उनका उस वक्त था जब उनको हिरासत में लिया गया था, फिर बाद में गिरफ्तारी दिखाई गई, वैसा ही है, उसमें कुछ तब्दीली नहीं आई। इसका मतलब संजय राउत ये जानते हैं अच्छे तरीके से कि ये मामला यानी उनकी जो कस्टडी है सिर्फ 2 से 3 दिन की ही रहने वाली है, हो सकता है कि उन्हें बेल मिल जाए, या फिर ये कहा जा सकता है कि ये सिर्फ वक्ती बात नहीं है, शुरू से ही ऐसा उनका नेचर रहा है, क्योंकि कई ट्वीट्स भी वसीम अंसारी वो करते रहे और एक तरह से सीधे तौर पर उन्होंने मरकज पर निशाना साधा और ऐसी बातें वो ट्वीट्स में कहते थे कि उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। लेकिन मौजूदा जो सिचुएशन है वो हम सबके सामने है। देखिए, ये कानूनी दांवपेच है कि कब संजय राउत को बेल मिलेगी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईडी कस्टडी में आने के बाद हमने देखा है कि अक्सर कोर्ट के प्रोसेस लंबे होते हैं और कई बार जज जिस तरह से सबूत सामने पेश किए जाते हैं उसी के आधार पर आगे निर्णय लेते हैं। कई बार होता है कि जो ये कस्टडी उसको बढ़ा दी जाती है। जहाँ तक बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो संजय राउत ये बताने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। पहले दिन जब अपने घर से बाहर निकले तो उस दौरान भी उन्होंने अपने समर्थकों के बीच ब्लैक गाड़ी में खड़े हुए और गाड़ी से बाहर उन्होंने जो मफलर पहना हुआ था वो भगवा कलर का था, ये बताने की कोशिश की और मफलर को घुमाया था। ये बता रहे थे कि आने वाले दिनों में शिवसेना का भगवा कलर यहाँ महाराष्ट्र में एक ताकत के साथ उभरेगा और अपने लोगों का अभिवादन करते हुए वहाँ से निकले थे। आज भी जब वो ईडी कोर्ट से निकलते हैं तो उसी दौरान वो मफलर उनके गले में था, उनके हाथों में था, लोगों को हाथ दिखाते हुए वहाँ से निकले और मेडिकल के लिए गए। उसके बाद कोर्ट में पेश होते। बॉडी लैंग्वेज से साफ तौर पर ये जाहिर होता है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक राजनीति का हिस्सा है, वो उसके शिकार हुए हैं, लेकिन वो डरेंगे नहीं। जिस तरह से हमने ट्वीट में भी इस बात का जिक्र किया था कि वो डरेंगे नहीं, भले ही उन्हें जेल हो जाए लेकिन वो किसी पार्टी छोड़ेंगे नहीं। तो ये बताने की उन कोशिश भी की जा रही है कि ये उन विधायकों को जो डर के मारे शिवसेना से बागीपन करके शिंदे गुट में शामिल हुए, एक मैसेज देने की कोशिश यहाँ पे संजय राउत की तरफ से इस बारे में देखा जा रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज लीगल प्रोसेस का एक तरफ जहां सामना कर रहे हैं संजय राउत, तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और शिव सैनिक कई तरह की बातें भी कर रहे हैं। हालांकि सड़क पर भी उनकी रिहाइश गाह के बाहर भी शिव सैनिक कल हमने देखा। क्या लगता है कि जो मीटिंग भी मुनक्किद की जानी थी सेना भवन में, उस मीटिंग में क्या कुछ स्ट्रैटेजी उद्धव ठाकरे ने बनाई है या फिर आगे आने वाले दिनों में बनाते हुए दिखाई देंगे? क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे जैसे आज मुलाकात करने संजय राउत के घर पहुंचे, फिर उसके बाद मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया से मुखातिब हुए, अब क्या लगता है कि आगे अगला कदम उद्धव ठाकरे का क्या हो सकता है इस पूरे मंजरनामे को देखते हुए? देखिए, जिस तरह से उद्धव ठाकरे मुलुंड पहुंचते हैं, बाकायदा संजय राउत के घर पे मुलाकात करते हैं, तो एक मैसेज देने की कोशिश की गई है शिवसैनिकों में कि पार्टी उन सभी नेताओं के साथ, उन कार्यकर्ताओं के साथ है और उद्धव ठाकरे उनके साथ हैं और वो हर मोड़ पर उनके साथ खड़े हैं। इस तरह के मैसेज देने की कोशिश यहाँ पे उद्धव ठाकरे की तरफ से की गई है कि किसी भी शिवसैनिक को इस तरह से छोड़ा नहीं जाएगा। ये बातें मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। रणनीति की बात करें तो संजय राउत को जब ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया उसके बाद से लगातार शिवसेना के जो बड़े नेता हैं उद्धव ठाकरे के साथ संपर्क में है, सभी इस बात की रणनीति करें। ये 2 पहलुओं पर अपनी ताकत देख रहे हैं। सबसे पहले कि एक तो कानूनी लड़ाई लड़नी है, उसके आधार पे किस तरह से कोर्ट में अपना पक्ष रखा जाए उसे लेकर भी एक्सपर्ट ट्रायल ली जा रही है और साथ ही उनके वकीलों से भी संपर्क किया जा रहा है, उसकी जानकारी ली जा रही है, किस तरह के कोर्ट में प्रोसीडिंग हो सकते हैं इस बारे में भी जानकारी ली जा रही है। साथ ही जिस तरह से देखा गया है कि जमीनी लड़ाई अब ये राजनीति का हिस्सा जो कोर्ट के बाद महाराष्ट्र की जो धरती पे भी साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। एक तरफ राजनेताओं के दौरे चल रहे हैं, सीएम एकनाथ शिंदे बाकायदा जाते हैं औरंगाबाद, वहाँ पर वो संभाजी नगर के रात करीब 11:30 बजे शिवाजी महाराज के
उसकी जो प्रतिमा है उस पर फूल देते हैं और ये बताते हैं, लोगों के बीच में स्पीच करते हैं कि ये जो मैंने कदम उठाया इसमें आपका सहयोग है, ये सही कदम था। बिल्कुल, जाहिर सी बात। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि महाराष्ट्र की जो सियासत है, सियासत जो गर्मा गई है उसमें तेजी और दिखाई देगी, क्योंकि अब 3 दिन के बाद एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा संजय राउत को। तब देखना होगा कि क्या उन्हें बेल मिलती है या फिर मजीद ईडी की कस्टडी को बढ़ाया जाता है। बहुत शुक्रिया वसीम अंसारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से अपडेट फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी ने ही संजय राउत के वकील से कुछ देर पहले बात की है, आइए आपको सुनाते हैं। संजय राउत के वकील सनी जैन जी हैं। सर, आज 3 दिन की कस्टडी दी गई, वापस 4 तारीख के लिए वापस बुलाया ईडी कस्टडी में। क्या जिरा हुई दोनों के बीच में और किस तरह की बातें अपनी रखी गई? उनकी तरफ से एक जो मेन क्वेश्चन पुटअप हुआ था वो ये था कि संजय राउत इज़ नॉन कोऑपरेटिव। अब उनको 3 बार बुलाया गया, जिसमें उन्होंने एक ही बार अपनी प्रेजेंस दी और बाकी 2 बार डिनाई किया। तो हमने कोर्ट के नॉलेज में ये लेके आया कि किस तरह से 2 बार जो नहीं आए वो उसका हमने रिटर्न इंटीमेशन दिया गया उनको कि सर वाई वी आर नॉट अवेलेबल टू कम ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। ऐसा नहीं था कि हम नॉन कोऑपरेटिव। तो जज ने भी वो चीज़ एक्सेप्ट की है। जज ने बोला कि अगर उन्होंने जो 4 दिन का, दे हैव डिमांडेड फॉर 8 डे कस्टडी, लेकिन उन्होंने उनको 3 दिन का दिया, क्योंकि उनको भी पता है कि दिस डज नॉट अमाउंट टू नॉन कोऑपरेशन। आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक बात करते हो, ही इज़ ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही इज़ सपोज टू गो इन पार्लियामेंट टू वोट। अगर वो भी नहीं जा सकते और यहाँ की इंक्वायरी जो 1 आध दिन पेंडिंग हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ये मैटर 10 दिन पुराना है, इट इज़ लॉन्ग ईयर्स बैक मैटर, 2018-19 में हुआ, 10 से मैटर चल रहा है। तो इस चीज़ की गरिमा कोर्ट ने रखी। लेकिन जिस तरह से कहा गया है कि 112 करोड़ रुपये प्रवीण के अकाउंट में डाले गए, जिन्होंने पैसे भी नहीं लगाए थे, 1 करोड़ 6 लाख रुपया संजय राउत और उनकी बीवी के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, जिसमें उन्होंने ज़मीन ली, इस तरह की जो सबूत रखा गया, इस पर क्या कहेंगे? सर, जब आप 112 करोड़ की बात करते हो, आज यहाँ पर क्या ऐसे एविडेंसेस थे जिससे ये प्रूव हुआ कि वो आए उधर? आपने एक एलिगेशन लगाया कि 112 करोड़ रुपए आपने उनके प्रवीण राउत के अकाउंट में थे, जिसमें से 1 करोड़ रुपए संजय राउत और उनकी वाइफ के अकाउंट में गए। सर, वो सब चीज़ें प्रूव करने के लिए एक परफॉर्मा लगता है, एक सबमिशन लगता है। जस्ट एट दिस इनिशियल स्टेज आप एलिगेशन लगा सकते हो, उसको प्रूव नहीं कर सकते। सर, गवाहों को टेम्पर करने की भी बात कही गई। गवाहों को जो एप्लीकेशन कोर्ट में प्रेजेंट की गई, जिस लेडी की टेस्टिमनी के ऊपर, उनको इतनी बार बोला गया वकोला पुलिस स्टेशन की तरफ से कि आप ओरिजिनल हैंडसेट तो लाके सबमिट करिए। आप बोलते हैं कि ये मेरे को कितना गाली गलौज हुआ, आप सोचते हैं कि मेरी मॉडेस्टी को आउटरीच किया या XYZ कुछ भी, तो उस चीज़ को प्रूव करने के लिए व्हाट एविडेंस यू प्रेजेंट, आपने क्या एविडेंस पुलिस स्टेशन को दिया? कुछ भी नहीं था सर, इसीलिए वो केस बंद हुआ। आपने बाकायदा संजय राउत की तबीयत का भी हवाल किया वहाँ पे? सीनियर, उनको हार्ट की डिजीज़ है, ही इज़ नॉट दैट मच हेल्दी, उनको स्टेन्स लगे हुए हैं। तो हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि सर इनको घर का खाना और इनकी जो लीगल जो एडवोकेट्स हैं उनको मिलने दिया जाए, विच कोर्ट हैज़ ड्यूली एक्सेप्टेड। एंड एट द टाइम ऑफ इंटेरोगेशन ऑल्सो वकील एडवोकेट कैन प्रेजेंट देयर, ही शुड बी विजिबल बट नॉट ऑडिबल। तो उन्होंने हमारी सारी टर्म्स एक्सेप्ट की। आखिरी सवाल, 4 तारीख तक का वक्त दिया गया है, अब अगली सुनवाई में किस तरह प्रोसेस होंगे? सर, अगली सुनवाई में हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो और उनके पास जो एविडेंसेस है वो प्रेजेंट करें। हम भी देखना चाहते हैं कि ऐसा क्या है, और आई एम 100% होपफुल कि नेक्स्ट डे में जुडिशियल कस्टडी होकर उनको बेल मिल जाएगा। सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थे सर संजय राउत के वकील सनी जैन, जिनका साफ तौर पर कहना था कि अगली सुनवाई में हमें उम्मीद है कि कोर्ट उन्हें बेल दे देगी। मुंबई से संतोष दिसले के साथ वसीम अंसार, न्यूज़ 18। आगे बढ़ेंगे और न्यूज़ एट 5 में दूसरे बड़े मुद्दे की बात करेंगे। मुल्क में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से पार्लियामेंट तातुल का शिकार है। मॉनसून इजलास के दौरान दोनों ऐवानों की कार्रवाई अब तक मुख्तलिफ मुद्दों पर मुलतवी ही होती आई है। आज भी महंगाई और मरकजी जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के मुद्दे पर अपोजिशन ने हंगामा किया, जिसके सबब दोनों ऐवानों की कार्रवाई में बार बार रखना पड़ा। इस बीच मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी का कहना है कि महंगाई पर हुकूमत बहस के लिए तैयार है। लोकसभा में ये लिस्टेड भी थी। दूसरी तरफ लोकसभा में आज कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली को वापस ले लिया गया, जिन्हें हंगामाराई के बाद मुअत्तल किया गया था। उसके बाद ऐवान में कार्रवाई का आगाज किया गया और महंगाई पर बहस भी शुरू हुई। हालांकि राज्यसभा की कार्रवाई को कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। तो महंगाई एक ऐसा मौजू जिस पर लगातार अपोजिशन पार्टियां बहस करने पर बजिद थी। उनका यह मानना था कि मरकजी सरकार की तरफ से आना
आनाकानी की जा रही है और महंगाई के मुद्दे पर बातचीत नहीं की जा रही है। हंगामा हुआ, कई सारे अरकान पार्लियामेंट एमपीज जो हैं उन्हें मुअत्तल भी किया गया और कई सारे की तरफ से धरना भी दिया गया, लेकिन आखिरकार आज महंगाई पर लोकसभा में चर्चा हुई। विनीत हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं। विनीत, बड़ी बातें महंगाई पर जब आज बहस शुरू हुई लोकसभा में, तो बड़ी बातें क्या थी और कौन से एमपी ने बड़ी बातों को उठाया? हाँ जी, निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि महंगाई को लेकर के, जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि महंगाई को लेकर के आज लोकसभा में चर्चा हुई और साफ तौर पे सत्ताधारी पक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि महंगाई को लेकर के वो वैश्विक जो फिनोमिना है, वैश्विक जो घटना है, उसका भी वो हवाला दे रहे हैं और साफ तौर पर यह बता रहे हैं कि आर्थिक फ्रंट में किस तरह से जो सरकार है वो कामयाब रही है। तो सत्ताधारी पक्ष जो है वो लगातार, हमारी जब उनसे अनौपचारिक बातचीत भी होती रही है तब भी वो लगातार कहते रहे कि जिस तरह से अगर हम वैश्विक संकट को देखें, कोरोना के संकट को देखें, यूक्रेन के संकट को देखें, उसके बाद की जो स्थिति है, उसके बाद जो भारत की स्थिति बनी है वो जो है वो जो पड़ोसी मुल्क, चाहे वो श्रीलंका की बात हो या फिर पाकिस्तान की बात हो या फिर विश्व के कई अन्य देश, अफ्रीका की भी बात हो, वहां पर जो स्थिति बनी हुई है उससे बेहतर स्थिति जो है वो भारत में है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जब हमारी अनौपचारिक बात में सत्ताधारी पक्ष के लोगों से हो रही थी तब उनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह से एक डिप्रेशन की जो बात आ रही थी, वो बात जो है, डिप्रिसिएशन जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में नहीं दिखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत की वो बात कर रहे थे, अपनी सफलता की बात कर रहे थे। इसके साथ ही साथ जिस तरह से रघुराम राजन का जो बयान आया, उन्होंने जिस तरह से आरबीआई के कामकाज की तारीफ की और साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से जो स्थिति भारत की है वो कहीं ना कहीं काफी बेहतर है, क्योंकि जिस तरह से श्रीलंका की स्थिति बनी थी या फिर जिस तरह की स्थिति पाकिस्तान की बन रही है, वैसी स्थिति जो है वो भारत की नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो सत्ताधारी पक्ष है वो इन चीजों को लेकर के लगातार अपने बात जो है वो कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आज जब हम संसद भवन परिसर में सत्ताधारी पक्ष के लोगों से बात कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि जिस तरह से कमर्शियल एलपीजी में के कीमतों में आज हमें गिरावट देखने को मिला, तो वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में कमी आएगी या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर महाज पर ये बात सरकार की तरफ से कही जाती रही है कि आलमी सतह पर अगर हर चीजों में कमी आएगी तो उसका असर हिंदुस्तान पर भी पड़ेगा और महंगाई पर भी पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि एक ऐसा मुद्दा जिस पर बातचीत करने के लिए रोजाना हंगामा हो रहा था, कामकाज पार्लियामेंट में नहीं हो रहा था और आज वो लिस्टेड था, लोकसभा में उस पर बहस भी हुई, तो जाहिर सी बात है बहस तो तकरार भी हुई होगी। तो क्या हंगामे के आसार नजर आए थे या नहीं जब महंगाई पर चर्चा हो रही थी आज? निश्चित तौर पर हालांकि जो अभी चर्चा जो है वो लगातार चर्चा जो है वो जारी है, लोकसभा में चर्चा जारी है और अब हम उम्मीद करते हैं कि ये जो चर्चा है वो पूरी तरह से होगी और कहीं ना कहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी जब रिप्लाई हमें देखने को मिलेगा उस वक्त पूरी तरह से तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार सरकार की जो लोग हैं, सरकार के जो मंत्री हैं वो क्या कहते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हालांकि मुद्रास्फीति की दर जो है वो बढ़ रही है, इन्फ्लेशन का रेट जो है वो बढ़ रहा है, उसको लेकर के सरकार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार को पूरी तरह से घेर रही है। इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा कि कहीं ना कहीं सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष के बीच में कहीं ना कहीं समझौता हुआ और जिस तरह से जो बचे हुए सांसद थे उनके निलंबन को वापस लिया गया, जिसके कारण चर्चा जो है वो शुरू हो पाई, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मतलब यह कि दोनों ही पक्षों ने अपने में कदम जो है कुछ पीछे किए हैं। बिल्कुल, स्पीकर की तरफ से भी ये कहा गया कि सभी आप माननीय सदस्य हैं और आप इलाकों से चुनकर आते हैं ताकि लोगों की आप बात रख सके, और अगर प्ले कार्ड्स लेकर आते हैं, प्ले कार्ड्स को लेकर बड़ी बात कही गई थी आज पार्लियामेंट में स्पीकर की तरफ से। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विनीत और इस हवाले से अपडेट फराहम करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ News@5 में मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए News18 उर्दू। आदाब।